Hello everyone, so today we are going to start another new chapter analytical chemistry। इस चैप्टर में बच्चे लोग बहुत फंसते हैं, बेसिकली वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं सर इतना इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आई होप सो इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टर्म एनालिटिकल। एनालिटिकल जो है एनालिसिस से आया। एनालिसिस का मतलब आपको पता ही है, एनालिसिस का मतलब होता है हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए सैंपल। कोई एक अननोन सैंपल दे दिया है, उसमें आपको उसका केमिकल कंपोजिशन को फाइंड आउट करना, उसी को हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। तो एनालिसिस जो होता है हम लोग करते हैं दो टाइप से। हमारा एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एन अननोन जो आपका सब्सटेंस है, वो सैंपल जो आपको सैंपल दिया गया है, उस सैंपल में कौन सा अननोन सब्सटेंस है। जो आपको सैंपल दिया गया है तो आपको पता नहीं हो कि उसके अंदर है क्या, तो हम उसमें फाइंड आउट करते हैं कि उसके अंदर है क्या। तो क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस बाय केमिकल टेस्ट। कुछ केमिकल टेस्ट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, वो अननोन सब्सटेंस को फाइंड आउट करते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन बाय वेट। उसका वेट कितना है उस सैंपल के अंदर। मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है जो ए और बी से मिलकर बना हुआ है, सपोज कर लेते हैं NaCl है, तो Na का वेट कितना है, क्लोरीन का वेट कितना है, वो जो पूरा स्टडी होगा उसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो सिलेबस में आपका है, हमारा बेसिकली फोकस किया गया है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग को जो एग्जाम में करना है, क्या करना है, आपका कैल्शियम का Ca, कैल्शियम का, आयरन का, कॉपर का, Pb का और Zn का। इसका सॉल्ट आपको पता है, एसिड बेस इन सॉल्ट में बता चुके हैं कि इसका सॉल्ट क्या क्या होगा। जैसे हम लोग ले लिए कैल्शियम क्लोराइड Cl2, ये क्या है, सॉल्ट है। तो इसका सॉल्ट का रिएक्शंस हम लोग क्या कराएंगे, किसके साथ, दो रिएजेंट दिया गया है आपको, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का या अमोनियम का, सोडियम जो आपका होता है आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक अल्कली है। तो इसके साथ रिएक्शन कराना है किसको, ये 5 का सॉल्ट का। कौन कौन है सर, कॉपर है और उसके बाद कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, Pb है। इसका रिएक्शंस कराना है इस डिफरेंट रिएजेंट के साथ, बस इससे ज़्यादा और पूरे सिलेबस में नहीं है। केमिकल रिएक्शंस में चेक करने से पहले हम लोग को जो सॉल्ट बनेगा, जिस सॉल्ट से रिएक्शंस में जाएंगे, उस सॉल्ट का कलर का कुछ आइडिया होना चाहिए। तो याद रखना है सॉल्ट का कलर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली जो होता है कलर ऑफ सॉल्ट जो होता है ना, उसका कैटायन और उसका एनायन के कलर पे डिपेंड करता है। उसका कैटायन कौन सा कलर का है और एनायन कौन से कलर का है। तो देखिए अ सॉल्ट इज जनरली कलर्ड इफ इट्स कैटायन और एनायन आर कलर्ड, अदरवाइज वो कलरलेस होगा। तो देखिए अब आपको हमको याद रखना है कि कैटायन का कौन सा कलर होता है, एनायन का कौन सा कलर होता है। तो बेसिक 2, 3, 4 आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं रखना है। पूरा एकदम लिस्ट बना के नत रख लीजिएगा घर पे, कोई फायदा नहीं है, जितना पढ़ा रहे इनफ है। सबसे पहले देखिएगा ऑल कैटायन आर कलरलेस। जितना कैटायन होता है ना वो कलरलेस होता है। कैटायन का अगर देखे जाए तो सर सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, उसके बाद Ca+2, Zn+2, Pb+2, जितना भी कैटायन आपको पता है, Mg+2, वो सब क्या होता है, कलरलेस होता है। ये सारे का कोई कलर ही नहीं होता है, ये सब का और भी बहुत सारा है, हम एग्जांपल में 5, 6, 7 लिख पाए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, जितना कैटायन होता है ऑल कैटायन आर कलरलेस एक्सेप्ट, आपको ये याद रखना को किसका किसका कलर होता है। तो हम आपको देखते हैं, पहला जो आता है Fe+2 मतलब फेरस। फेरस का जो आयरन का वैलेंसी 2 वाला जो होता है, उसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, लाइट ग्रीन जिसको बोल सकते हैं। और दूसरा Fe+3 जो होता है ना, येलो कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं ब्राउन लिखा है। तो ये आपको आयरन का याद रखना होगा। आयरन का कलर क्या होता है, अगर उसका वैलेंसी 2 है तो उसका कलर क्या होगा, आपका लाइट ग्रीन होगा। अगर उसका वैलेंसी 3 है तो उसका येलो या ब्राउन कलर का होता है। ये बेसिक आपको लर्न करना है, याद रखना है। और दूसरा कॉपर और कोबाल्ट का, कॉपर एंड कोबाल्ट, सी से स्टार्ट हो रहा है। कॉपर एंड कोबाल्ट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू होता है, और क्रोमियम एंड निकल का जो कलर होता है ये ग्रीन होता है। मतलब यही आपको कैटायन में याद रखना है। और अगर इसमें से भी आपको स्मॉल किया जाए तो ये
इसका याद रखना है बस, और आपको कुछ नहीं भी रखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा चीज याद रखना है आपको? कैटायन में आयरन विद वैलेंसी 2, इसका कितना है, क्या कलर है, ग्रीन होता है, और वैलेंसी 3 वाला जो हो गया उसका क्या कलर है, येलो या ब्राउन हो गया, और कॉपर का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, कोबाल्ट का भी ब्लू होता है, एंड क्रोमियम का और निकल का क्या कलर होता है, ग्रीन होता है। इसको छोड़ के जितना कैटायन है उस सब कैटायन का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। सर ये कैटायन का मामला हुआ। एनायन के साथ क्या है, ऑल एनायन आर कलरलेस, जितना एनायन होता है वो सब क्या होता है, कलरलेस होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए यहाँ पे आपको नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फेट, देखिए बाईसल्फेट लिखे हैं, बाईसल्फरस लिखे, बहुत सारा ऑक्साइड लिखे हैं आपको, सल्फर के लिखे। तो ये जितना ना एनायन होता है ना सब क्या होता है, कलरलेस होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ 2 आपको याद रखना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पर मैग्नेट बोलते हैं। पर मैग्नेट का कलर क्या होता है, पिंक या पर्पल होता है। और उसके बाद बोलते हैं डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट Cr2O7 -2, -2 मीन्स वैलेंसी है इसका, ठीक है। तो इसका क्या होता है, कलर ऑरेंज होता है। तो एनायन के अंदर सिर्फ ये 2 याद रखना है और कैटायन के अंदर ये 5-6 याद रखना है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो और आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो क्या समझ में आया सर, ऑल कैटायन का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है एक्सेप्ट दिस वन। ऑल एनायन का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है एक्सेप्ट दिस वन। यहाँ पे क्लोरीन वगैरह भी लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, क्लोरीन आयन वगैरह। चलिए तो ये समझ में आ गया सर। अब देखिए कोई भी सॉल्ट बनता है, जैसे सॉल्ट अगर बनाते हैं सबसे पहला NaCl, सबसे कॉमन जो चीज है NaCl, इसका कैटायन कौन सा है, कैटायन Na है, और एनायन कौन सा है सर, Cl है। तो दोनों इसमें नहीं इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सर CuCl2, C कॉप, ये किसका नाम क्या होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड में कौन कौन सा कैटायन है, कैटायन ये है, एनायन ये है। कैटायन क्या, कॉपर है ना, कॉपर का कलर देखिए यहाँ पे बताए थे ब्लू होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। एनायन तो कलरलेस है, तो ब्लू एंड कलरलेस मिला के ब्लू हो जाता है। इस तरह से कोई भी कैटायन ले लीजिए, कोई भी एनायन ले लीजिए, उसका कलर को चेक करिएगा। अगर उसका कलर कुछ होता है तो वो पूरा सॉल्ट का कलर होगा। बहुत सारा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे देखिए CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, देखिए इसका कलर क्या है, ब्लू, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। FeCl3 सर इसका कलर क्या होगा, FeCl3, Fe कहाँ है, Fe वैलेंसी 3 वाला है ना, तो Fe का वैलेंसी 3 वाला का कलर क्या होता है, येलो या ब्राउन, तो इसका कलर क्या होगा, येलो या ब्राउन होगा, ठीक है। तो देखिए और भी बहुत सारा, FeSO4, इसका कलर क्या होगा, Fe का वैलेंसी क्या है, ग्रीन, Fe वैलेंसी 2 वाला है ना, तभी तो ये देखिए SO4, ये वैलेंसी 2, ये वैलेंसी 2 कैंसिल आउट होके FeSO4 हो रहा है, यहाँ से SO4 आया, तो वो तो कलरलेस हो गया। एनाइन का कलर क्या है, देखिए कलरलेस हो गया। कैटायन का कलर ग्रीन, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन। तो कोई भी सॉल्ट का जो कलर हम लोग चेक करते हैं, उसका कैटायन को देखते हैं, उसका एनाइन को देखते हैं। अगर कैटायन और एनाइन कलरलेस है तो वो पूरा सॉल्ट कलरलेस हो जाएगा। अगर कैटायन का कोई कलर है तो वो पूरा सॉल्ट का कलर वही होगा। एनाइन का कोई कलर है तो आपका वो कलर हो जाएगा। जैसे देखिए पोटासियम डाइक्रोमेट, जैसे हम लोग लिखते हैं ना K2Cr2O7, इसका कलर क्या होगा सर, देखिए इसका कैटायन कौन सा है, K2 यहाँ से आ रहा है पोटासियम, जो वो कलरलेस है। एनाइन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई सॉल्ट का कलर को याद रखते हैं। आपको बेसिकली ये चीज याद रखना है और ये चीज याद रखना है। अब हम लोग सॉल्ट का रिएक्शंस कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ और NH4OH के साथ। बेसिकली देखिए ये रिएक्शंस बहुत सारे बुक में ना बहुत अलग अलग तरह से दिया है, तो हम लोग रिएक्शंस कर कैसे रहे देखिएगा। हम लोग का कोई सॉल्ट, कौन कौन सा सॉल्ट लेना है आपको पता है, आयरन का हम लोग को किसका किसका सॉल्ट बोला था, आयरन का है, और उसके बाद कॉपर का है, लीड का है, जिंक का है एंड कैल्शियम का है। ये 5 जो पहले बता चुके हैं, उसका सॉल्ट का रिएक्शंस होगा किसके साथ, NaOH के साथ, NH4OH के साथ। पहला तो ये रिएक्शंस होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, NaOH एक्सेस देंगे और NH4OH एक्सेस देंगे। तो एक्सेस देने के बाद भी देखेंगे कोई चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 4 रिएक्शंस को मर्ज करके हम इसमें लिखने का कोशिश किया। सबसे पहला रिएक्शंस जो है
हम कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। हम आयरन का सॉल्ट लिया FeSO4, आप FeCl2 ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, तो कोई भी सॉल्ट के हिसाब से हम ये चूज किए अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के हिसाब से जो दिया है, जो आपको सुटेबल होगा पढ़ने के लिए, इस हिसाब से हम ये सॉल्ट आपका चूज किया। आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, उसका कलर आपका कैटायन और एनायन के कलर से फाइंड आउट कर पाइएगा। तो सबसे पहला देखिएगा हम लोग जो लिए हैं FeSO4, Fe का कलर आपको बताए थे SO4, दैट मीन्स वैलेंसी 2 वाला है ना, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, कलर कैंसिल हो गया। तो FeSO4 जो है इसका वैलेंसी क्या होगा आपको पता है, Fe+2 का वैलेंसी लाइट ग्रीन होता है, SO4-2 का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इसमें NaOH को डालते हैं या NH4OH को डालते हैं, देखिए दो अलग अलग रिएक्शंस होगा। आप NaOH को डालिएगा भी तो यही बनेगा, और NH4OH को भी डालिएगा तो यही बनेगा। सर ये बन कैसे रहा है, इसको बनने के लिए कैसे हो रहा है, तो देखिए Fe क्या आप कर सकते हैं, ऐसे देखिए FeSO4, तो ये Fe+2 है, SO4-2 है, ठीक है। और उसके बाद NH4OH के साथ क्या है, NaOH के साथ क्या हो गया, ये Na-, ठीक है। तो ये वाला प्लस इसके साथ जाएगा और ये वाला आपका इसके साथ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, Fe। अच्छा, इसका वैलेंसी कितना है, 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, तो Fe+2 और OH-1 वैलेंसी क्रॉस होता है, तो क्या बनेगा, FeOH होल ट्वाइस। जो बेसिकली हमको इसी पे फोकस करना है, इसी वजह से हम लोग ये जो रिएक्शन में बन रहा है ना उसको ही ले रहे हैं। उसका जो आपका उसके बाद जो और बन रहा है, जैसे कॉपर, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, उस पर हम लोग को कोई ध्यान नहीं देना, उससे कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो बन रहा है FeOH होल ट्वाइस, मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड। ये जो होता है देखिएगा, ये जो बनेगा ना, ये होता है प्रिसिपिटेट। यहाँ पे जब आपको साइन दिखा रहे हैं, मतलब ये इनसॉल्युबल होता है और प्रिसिपिटेट होता है, वो जम जाता है नीचे, ठीक है। और उसका कलर क्या होता है, डर्टी ग्रीन होता है। ये याद रखना है आपको। देखिए पूरा ये जो आपका है ग्रीन से डर्टी ग्रीन हो रहा है, ग्रीन से डर्टी ग्रीन हो रहा है, तो आपको याद रखना होगा ये क्या हो जाएगा, FeSO4 है। जब उसमें चाहे NaOH दीजिए चाहे NH4OH दीजिए, दोनों केस में जो आपका सॉल्यूशन बचेगा वो होगा, वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। प्रिसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल हो जाएगा और डर्टी ग्रीन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उसमें एक्सेस NaOH देते हैं और देखते हैं क्या ये इनसॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो रहा है, कुछ और बन रहा है, और एक्सेस NH4OH देते हैं। तो दोनों केस में आप एक्सेस NaOH दीजिए या एक्सेस NH4OH दीजिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वो डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल जैसे यहाँ पे है वैसे ही रहेगा। देखिए 4 रिएक्शंस को मर्ज करके एक में कर दिया। आपका FeSO4 का पहला रिएक्शन NaOH के साथ क्या बनेगा, यही बनेगा, डर्टी ग्रीन रहेगा, उसमें एक्सेस NaOH दीजिएगा, फिर 2 डर्टी ग्रीन रहेगा। उसके बाद देखिए FeSO4 के रिएक्शंस NH4OH के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बन रहा है सर, डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल बन रहा है, उसमें एक्सेस दीजिएगा तो वो भी डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल रहेगा। सबको लर्न करने के लिए ऐसे लिख लीजिएगा, आई होप सो, उसके बाद और कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए दूसरा रिएक्शंस पे आती है FeCl3। देखिए फेरिक क्लोराइड है, Fe का वैलेंसी 3 वाला, आप इसका और भी कोई भी सॉल्ट ले सकते थे, हम यहाँ पे क्या लिया, क्लोरीन वाला सॉल्ट लिए, FeCl3। फेरक क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा ना। तो फेरिक क्लोराइड का कलर क्या होगा, सबसे पहला मेरा टारगेट वही रहता है, जो सॉल्ट है उसका कलर फाइंड आउट करना। इसके लिए भी हम आपको बता चुके थे, कैटायन का कलर, एनायन का कलर को फाइंड आउट करना। तो Fe+3 का कलर क्या था, येलो या ब्राउन, तो हम ब्राउन यहाँ पे दिखाए, ठीक है। अब इसका रिएक्शंस क्या करना है सर, NaOH के साथ कराना है या NH4OH के साथ कराना है। तो आप NaOH के साथ कराइए ये रिएक्शंस या NH4OH के साथ कराइए, आपका क्या बनेगा, Fe यहाँ से आएगा और OH यहाँ से आएगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, Fe का वैलेंसी कितना है सर, 3 है और इसका वैलेंसी 2 है, तो Fe क्या हो जाएगा, देखिए इसका वैलेंसी 3 और इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, तो ये क्रॉस होके FeOH होल थ्राइस, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड। सर इसका कलर क्या होता है सर, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ये क्या होता है, ब्राउन होता है और इनसॉल्युबल होता है। ये प्रिसिपिटेट का मतलब ये इनसॉल्युबल होता है। आपको याद रखना है कि ये जब रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और वो आपका इनसॉल्युबल होता है।
सर ये तो पहला एक्सपेरिमेंट में देखे, उसके बाद इसमें एक्सेस भी देना रहता है। अगर हम एक्सेस NaOH को दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सेस NaOH दे रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं, जैसा पहले था वही। एक्सेस NH4OH को भी दीजिएगा तो कोई चेंजेस नहीं, पहले जैसा था वैसे ही रहेगा। तो ये आपका आयरन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आयरन में याद रखना है, चाहे आप आयरन का वैलेंसी 2 वाला लीजिए या आयरन का वैलेंसी 3 वाला लीजिए, उसमें एक्सेस में कोई चेंजेस नहीं होता है। जो पहले बन रहा है आयरन का वैलेंसी 2 वाला अगर रहेगा तो डर्टी ग्रीन बनेगा, और अगर आयरन का वैलेंसी 3 वाला रहेगा तो रेडिश ब्राउन बनेगा। बस इससे ज़्यादा और आपको कुछ नहीं जानना है। चलिए अब आते हैं कॉपर सल्फेट। सर कॉपर सल्फेट का वैलेंस, पहले सबसे पहला कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ NH4OH के साथ करेंगे, फिर एक्सेस डालेंगे NaOH और फिर NH4OH एक्सेस डालेंगे। तो उसके बाद देखेंगे क्या आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा है। सबसे पहला इसका कलर क्या होगा। अच्छा देखिए, कॉपर का कलर आपको बताया था ना ब्लू है, तो कॉपर का कलर जब ब्लू होता है और सल्फेट का कलर क्या है, कलरलेस होता है, तो पूरा सॉल्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये सर कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब इसका रिएक्शंस हम लोग क्या देखें तो NaOH के साथ कर रहे हैं या NH4OH के साथ कर रहे हैं। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ से सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड OH और यहाँ से कॉपर, तो कॉपर का वैलेंसी कितना है, 2 वाला है ना, तभी तो ये वैलेंसी 2 कैंसिल हो जा रहा है। देखिए इसका वैलेंसी 2 था, इसका वैलेंसी 2 था, तब क्रॉस होके FCuSO4 हो गया, तो कॉपर का वैलेंसी कितना वाला है, 2 वाला है। दैट मीन्स ये बन जाएगा क्यूप्रिक, क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो अब रिएक्शंस में आपको याद रखना है, जब हम कॉपर सल्फेट को NaOH देते हैं या NH4OH देते हैं तो वो क्या बनाता है सर, पेल ब्लू कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है। देखिए ये प्रिसिपिटेट हो रहा है, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना रहा है, जिसका कलर क्या है, पेल ब्लू है। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद मेरा काम होता है एक्सेस NH4OH दो या एक्सेस NaOH दो। तो देखिए एक्सेस जब हम NaOH देते हैं ना तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, नो चेंजेस। जैसा आपका था इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसे ही पेल ब्लू इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेस NH4OH जब देते हैं ना, एक्सेस NH4OH, तो वो क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। ये जो आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस था वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाएगा और डीप ब्लू या इंकी ब्लू, हमारा कलर जो इंक का कलर होता है वो इंकी ब्लू कलर का सब्सटेंस बना लेता है। तो कॉपर के रिस्पेक्ट में हमको याद क्या रखना है, कॉपर सल्फेट या कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, उसका कलर आप फाइंड आउट कर पाइएगा। जब उसको हम लोग NaOH या NH4OH के साथ देते हैं तो पेल ब्लू कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है, और जब उसमें एक्सेस NaOH देते हैं तो वो क्या रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता है। लेकिन एक्सेस आप NH4OH दे दीजिएगा, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या करता है, वो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, और वो कलर क्या हो जाता है, डीप ब्लू या इंकी ब्लू हो जाता है। सर ये क्लियर हो गया। अब आते हैं लीड का। लीड का कोई भी आप ले सकते हैं, लीड क्लोराइड ले सकते हैं, हम लीड नाइट्रेट लिए, ठीक है। लीड नाइट्रेट, पहले इसका कलर को देखेंगे। सर लीड का कलर क्या होता है, हम जो आपको एक्सेप्शनल में बताए थे, तो देखिए लीड तो उसमें नहीं था, तो कैटायन इसका कलरलेस हो जाएगा, और नाइट्रेट का भी क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये पूरा ओवरऑल कलरलेस होगा, या आप इसको वाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाइट कलर का होता है, कलरलेस भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं वाइट भी लिखा रहता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। चलिए जब इसमें NaOH दे रहे हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं या क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, देखिए इधर से Pb और इधर से OH, क्या हो जाएगा, Pb का वैलेंसी कितना है, यहाँ पे 2 है ना, तो PbOH होल ट्वाइस, मतलब लीड हाइड्रो ऑक्साइड। आपका लीड हाइड्रो ऑक्साइड जब बन गया तो इसका कलर क्या होता है, सबसे पहले ये प्रिसिपिटेट बन रहा है, मतलब इनसॉल्युबल हो रहा है, इनसॉल्युबल हो रहा है, इसका कलर क्या होगा, चॉकी व्हाइट, हम लोग क्या बोलते हैं, चॉकी व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। सर ठीक है, चॉकी व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, कब बनेगा चॉकी व्हाइट, जब आपका लीड का कोई सब्सटेंस रहेगा। चलिए इसमें जब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं ना तो कोई चेंजेस नहीं होता है। याद रखना, ऊपर में एक्सेस NaOH दे रहे तो कोई सॉल्यूशन में चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं तो कोई सॉल्यूशन में चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसा इनसॉल्युबल चॉकी व्हाइट वाला सब्सटेंस था वैसे ही रहेगा, लेकिन एक्सेस NaOH देने से क्या हो जाता है, पूरा सॉल्युबल क्या हो जाता है, वो पूरा सब्सटेंस क्या होता है, जो आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस था वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा और कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको याद रखना है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, जितना आपको बताया है ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको लिख के रखना है, इससे ज़्यादा और इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लीड के साथ आपका क्या मामला होगा, लीड के साथ NaOH दीजिए या NH4OH दीजिए, आपका क्या बन रहा है, चॉकी व्हाइट सब्सटेंस बन रहा है, इनसॉल्युबल। एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कोई चेंजेस नहीं है, बट एक्सेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वो सॉल्युबल हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा। चलिए सर ठीक है, अब देखते हैं जिंक सल्फेट का। Zn का क्या कलर होता है सर, Zn+2 है यहाँ पे और SO4-2 है, तो Zn का कलर क्या होता है आपको पता है, Zn का कलर कुछ नहीं होता है और इसका भी कलर कुछ नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसका कलर क्या बोल सकते हैं, कलरलेस या व्हाइट, बहुत सारी जगह व्हाइट लिखा है, कलरलेस लिख लीजिए या व्हाइट लिख लीजिए, ठीक है। तो व्हाइट या कलरलेस है आपका, इसमें मेरा वही काम है, आपको NaOH देना है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड देना है। देखिए पूरा रिपीटेशन है, एक ही काम को हम लोग को बार बार देना है हर एक में मेरा, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट दो ही है, चाहे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड देना है या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देना है। एक बार दे दिए, उसके बाद देखेंगे कि एक्सेस डाल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस डाल देंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस डाल के देखेंगे एक्सेस में क्या कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं, बस यही काम है और कुछ नहीं। तो देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो जेलिटेनियस व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता है, यहाँ पे चॉकी व्हाइट था, यहाँ पे जेलिटेनियस व्हाइट होता है, ठीक है। और क्या बनाएगा सर, यहाँ पे Zn है और यह OH क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल जेलिटेनियस व्हाइट। यहाँ पे सब जो ये PPT लिखे है ना, PPT का मतलब होता है इनसॉल्युबल, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनसॉल्युबल नहीं समझे, तो ये PPT का मतलब होता है इनसॉल्युबल, ठीक है। और जब इस दोनों को चाहे हम एक्सेस NaOH दे या एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्युबल हो जाएगा और उसका कोई कलर नहीं होगा। यहाँ से जेलिटेनियस व्हाइट वाला जिंक हाइड्रोक्साइड जो था वो पूरा सॉल्युबल सब्सटेंस में बन जाएगा, यहाँ इनसॉल्युबल होने के बावजूद, या इनसॉल्युबल था वो पूरा सॉल्युबल में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। देखिए जितना आपको लिखा रहा हूं मैं वैसे ही आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी में नोट कर लो, इससे और आपको एक्सेस कुछ नहीं जाना, सिर्फ आपका भी कैल्शियम का बचा हुआ उसको देखते हैं। अब हम लोग कैल्शियम का सॉल्ट का वही रिएक्शंस देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देंगे, फिर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या आपका ऑब्जर्वेशन होता है। सबसे पहले देखिए हम लिया कैल्शियम का, आपका क्या ले रहे हैं, ये नाइट्रेट है, इसका कलर क्या होगा सर, तो कैटायन क्या है, कैल्शियम है, एनाइन क्या है, नाइट्रेट है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका कलर हो जाएगा सर व्हाइट या कलरलेस बोल सकते हैं सर, इसका कलर आपका क्या हो गया, व्हाइट हो गया। जब इसको आप अब देखिए यहाँ पे ना हम सेपरेट कर दिए दो अलग अलग रिएक्शंस, एक बार NaOH के साथ रिएक्शंस यहाँ दिखा रहे, NH4OH के साथ यहाँ रिएक्शंस दिखा रहे, इसका रीजंस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए NaOH के साथ जब रिएक्शंस देते हैं तो क्या बनेगा, देखिए ये आपको स्ट्रॉन्ग एल्कली है ना, तो ये OH इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा और ये पूरा किसके साथ जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो क्या होता है, PPT फॉर्म करता है, मतलब इनसॉल्युबल होता है और वो व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। स्प्रैंगली यहाँ पे टर्म है, देखिए ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल और स्प्रैंगली सॉल्युबल, मतलब पूरा एकदम मतलब इनसॉल्युबल नहीं होगा, हल्का हल्का क्या रहेगा, स्प्रैंगली इनसॉल्युबल होगा या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। जब इसमें एक्सेस NaOH डालते हैं तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, यहाँ जैसे है वैसे व्हाइट इनसॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे याद रखना एक्सेस NaOH ही दिया सिर्फ, ठीक है। तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ NaOH डाल रहे हो तो क्या बन रहा है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, और जिसपे इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है जिसका कलर व्हाइट है, उसमें एक्सेस NaOH डालने से उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अच्छा सर NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब देते हैं तो क्या होता है सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका कोई रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसका कोई रिएक्शंस नहीं होता है। रीजन क्या होता है, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो वीक एल्कली है, ये जब ब्रेक होता है तो आपको पता है पूरा 100% नहीं ब्रेक होता है ना, 100% तो ब्रेक नहीं होगा, बहुत कम ब्रेक होता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो ब्रेक होता है कैल्शियम और Na3, मतलब ये जो ब्रेक हो रहा है आपका कैल्शियम, ये Ca+2 और NO3-2,
इसको इसको उतना इन OH प्रोवाइड नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? उतना OH प्रोवाइड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो वीक बेस है। आपका वीक बेस होने की वजह से क्या है, वो आपको उतना OH प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद ब्रेक नहीं हो रहा है, तो लो कंसेंट्रेशन ऑफ OH रहता है, जिसकी वजह से वो PPT फॉर्म ही नहीं कर पाता है, कांट फॉर्म PPT। तो रिएक्शंस आपको याद रखना है, आपका कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट हो, उसको जब हम रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो वीक बेस से, तो कोई रिएक्शंस नहीं होता है। रीजंस क्या होगा कि वो जो वीक बेस है ना, वो ड्यू टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि वो तो वीक बेस होने की वजह से पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। जब पूरा डिसोसिएट नहीं होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एनी OH मतलब OH माइनस आयन का क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से वो पूरा रिएक्शंस को कंडक्ट नहीं कर पाता है, नो रिएक्शंस। बाकी जितना सब्सटेंस था, जितना सॉल्ट था, सबके साथ रिएक्शंस हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका कैल्शियम के साथ नहीं हुआ। तो यही जो 5 रिएक्शंस था, किसका था? कैल्शियम का था, कॉपर का था, जिंक का था, लीड का था और आयरन का था। आयरन का 2। ये अगर आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर ली, इसी से क्वेश्चन, अब जाके आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, नियर अबाउट जो है 80% क्वेश्चन इसी से पूछा गया है कि आपका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, जेलिटेनियस वाइट हो जा रहा है, रेडिश ब्राउन हो जा रहा है, पेल ब्लू हो जा रहा है, तो वो कौन सा सब्सटेंस था, वो फाइंड आउट करना है। तो जो लिखा है आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और इधर उधर करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ एल्कली ऑन सर्टेन मेटल, देयर ऑक्साइड एंड देयर हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग सर्टेन मेटल्स में जो आपका लिया गया है, बेसिकली जो आपके सिलेबस में है, वो कौन सा मेटल है? एल्युमिनियम है, जिंक है एंड पीवी है। इसका रिएक्शन देखना है किसके साथ? इसका एल्कली के साथ, इसका मेटल का रिएक्शंस, इसका ऑक्साइड का रिएक्शंस और इसका हाइड्रो ऑक्साइड के रिएक्शंस किसके साथ? एल्कलीस के साथ। एल्कली कौन सा बेसिकली हम लोग लिए है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले रहे हैं और क्या ले लिए है? और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शंस देखेंगे। देखिए, इस बार जो सिलेबस में रिड्यूस सिलेबस आपको जो किया है, उसमें रिएक्शंस अगर बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम का रिएक्शंस आपको याद रखना है और बाकी जिंक और पीवी का याद नहीं रखना है। लेकिन बेसिकली अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप सारा रिएक्शंस को वैसे ही आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहला देखिएगा, एल्युमिनियम जो मेटल है, मेटल में ये 3 मेटल किसी के कभी भी कोई एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सॉल्ट जो होगा वो सॉल्युबल होगा। सर, इसका एक्सपेरिमेंट एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए, एग्जांपल में आप एल्युमिनियम का रिएक्ट करा लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या हो रहा है? सम अमाउंट ऑफ वाटर भी दिया जाता है इस रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए, तो सोडियम एल्युमिनेट बन रहा है और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। सर, इस मेटल का ऑक्साइड और इस मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसे होगा? देखिए, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, जिंक एंड पीवी, Al2O3 होल थ्राइस हो जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, लीड हाइड्रोक्साइड है और लीड ऑक्साइड है। तो इस सब का रिएक्शंस एल्कली के साथ कैसा होगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, ये सब जो होता है ना, एन एम्फोट्रिक इन नेचर होता है। एम्फोट्रिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? वो एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस। याद रखना, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कौन होता है? एम्फोट्रिक किसका किसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होता है? वो एल्युमिनियम, जिंक एंड पीवी का जो ऑक्साइड होता है या हाइड्रो ऑक्साइड होता है, वो एम्फोट्रिक इन नेचर होता है। मतलब वो बोथ एक्ट एज एन एसिड एंड बेस। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह एक्ट होगा, बेस एंड एसिड रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। जब वो सॉल्ट के साथ बेस के साथ रिएक्ट होगा तो वो अपने आप को एसिड की तरह ट्रीट करेगा, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। मतलब आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट कराएगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो ये एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, बोथ साइमल्टेनियसली। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड ले लीजिए या हाइड्रो ऑक्साइड ले लीजिए, जब एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। बस ये कंसेप्ट याद रखना है। रिएक्शंस के लिए देखिए, हम एल्युमिनियम को यहाँ पे ले लिए है। एल्युमिनियम आपका क्या है? ऑक्साइड ले लिया हो ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। कौन सा सॉल्ट है सर? वही सोडियम एल्युमिनेट बन रहा है। और जब एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ?
वही आपका एल्कली, एल्कली में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हूँ, आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो क्या करता है, वही सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो आई होप सो ये पूरा जो कंसेप्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, अब जाके 10 ईयर्स को एक सारा क्वेश्चन को उठाइए, आई होप सो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।